रात के 12 बज चुके थे। शहर के पास वाले कब्रिस्तान के पास दो गार्ड बातचीत कर रहे थे कि तभी अचानक कब्रिस्तान का गेट खुल गया। गेट से बाहर कोई चलकर आ रहा था। ये नजारा देखकर दोनों गार्ड्स पूरे डर गए। अरे भागो चचा। उसका चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा था। कौन था ये? कोई इंसान या फिर शैतान? थोड़ी देर बाद दोनों गार्ड्स पुलिस स्टेशन में आ गए। बोलो क्या बात है? अरे क्या बताए साहब, कब्रिस्तान का मुर्दा तो जी उठा। रात में क्या तुम लोगों ने पी रखी है? नहीं साहब, जो देखा वही बता रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में इंस्पेक्टर सूर्या के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया और वो है डिटेक्टिव सिड का। इंस्पेक्टर सूर्या ने बताए हुए कब्रिस्तान के गेट के पास डिटेक्टिव सिड पहुंच गया। अब वहां घनघोर अंधेरा था। शायद गार्ड ने जलाई हुई आग अब बुझ चुकी थी। लेकिन इस अंधेरे में भी क्या आप बता सकते हैं कि गार्ड के भागने के बाद यहाँ कौन सी अजीब चीज हुई है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। जब वो डरावनी परछाई कब्रिस्तान से बाहर आई थी तब कब्रिस्तान का गेट थोड़ा खुला हुआ था। अब ये गेट पूरी तरह से बंद है। अब ये गेट आखिर बंद किसने किया होगा? थोड़ी रोशनी आने पर डिटेक्टिव सिड को गेट के पास ताजा गाड़ी के टायरों के निशान मिले। यानी गार्ड्स के भागने के बाद जरूर अंदर कोई गाड़ी ले गया है जिसके लिए उसने पूरा गेट खोला और गाड़ी से बाहर जाते वक्त गेट पूरा बंद कर दिया। तो इसलिए ये गेट पूरा बंद था। इन्हीं टायर्स को फॉलो करते करते डिटेक्टिव सिड एक कब्र के पास पहुंच जाता है। वहां से एक कब्र को बाहर निकाला था। शायद यहीं से लाश गायब हुई है। इस सीन को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है, क्या वो लाश खुद से बाहर आई होगी या फिर किसी ने उसको निकाला होगा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। मिट्टी के पास वाले एक पेड़ के बाजू में एक फावड़ा रखा है। यानी किसी ने यहाँ पे इस फावड़े से खुदाई करके लाश को बाहर निकाला है। लेकिन आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? दूसरी तरफ अपने बेडरूम में दयाल सेठ को भी कुछ डरावने साए नजर आने लगे थे। अब उनके सामने भी वही डरावनी परछाई थी जिसे देखकर गार्ड्स भागे थे। नहीं, तुम कौन हो? बदला उस परछाई ने अब चाकू से दयाल सेठ का खून कर दिया। बदला पूरा। कुछ देर बाद वो परछाई जमीन पर गिर गई और तभी वहां की लाइट चली गई। सवेरे इंस्पेक्टर सूर्या को दयाल सेठ के मौत के बारे में पता चल गया। सूर्या के बताने पर डिटेक्टिव सिड हादसे वाली जगह पर छानबीन करने आ गया। अब घर में उजाला था। अब वो परछाई एक लाश की तरह नजर आ रही थी। आपको क्या लगता है, खून इस लाश ने ही किया होगा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। रात में परछाई ने खून करने के बाद जब वो जमीन पर गिरी तब उसके सर की हैट नीचे गिर चुकी थी। लेकिन इस लाश ने तो हैट पहनी हुई है। यानी खून करने वाली परछाई और ये लाश दोनों अलग अलग है। किसी ने खून करके यहाँ जानबूझकर लाश रख दी। डिटेक्टिव सिड भी सीसीटीवी फुटेज में ये देखकर इस बात को समझ जाता है। वो लाश कब्र से बाहर निकली जोसेफ की ही है। जोसेफ का खून हुआ था। सुना है उसका खून दयाल सेठ ने ही किया था। मुझे तो लगता है जोसेफ की लाश ने ही दयाल सेठ को मार के अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन अब फांसी पे क्या इस लाश को चढ़ाएंगे? नहीं, ये काम इस मुर्दे का नहीं है। कोई खून करके इल्जाम इस लाश पर लगाना चाहता है और जोसेफ के बदले का दिखावा करके केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है?
कोई ऐसा जो दयाल सेठ और जोसेफ दोनों को अच्छे से जानता हो। सूर्या, जल्दी से पता लगाओ ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इन दोनों को अच्छे से जानते हैं। पुलिस ने पता लगाया, कुछ दिन पहले ही जोसेफ का दयाल सेठ के ऑफिस में ही खून हो गया था। जोसेफ दयाल सेठ के ही कंपनी में काम करता था। दयाल सेठ का हीरो के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। पुलिस को शक था कि इस खून में दयाल सेठ का ही हाथ है, लेकिन कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस ने दयाल सेठ को छोड़ दिया। ऐसे 3 लोग थे जो जोसेफ और दयाल सेठ दोनों के क्लोज कांटेक्ट में थे। पहली थी फ्लोरेन, जो कि जोसेफ की गर्लफ्रेंड थी। जोसेफ के खून के बाद उसने ये कंपनी छोड़ दी। दूसरा था रॉमी, जो कि जोसेफ का ऑफिस का दोस्त था। आज भी रॉमी उसी कंपनी में काम कर रहा है। तीसरा था सतीश, जो कि जोसेफ का बचपन का दोस्त था। जोसेफ के मौत के बाद सतीश उसी कंपनी में उसी पोस्ट पर काम करने के लिए लग गया। डिटेक्टिव सीड ने तीनों से पूछताछ करने की सोची। सबसे पहले वो फ्लोरेन से मिला। बोलो, कल रात 12 बजे के आसपास तुम कहाँ थी? रात को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। क्लिनिक सारे बंद थे, इसलिए 12 बजे के आसपास मैं डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल गई थी। वैसे दयाल सेठ को मारकर जोसेफ ने अच्छा किया। दयाल सेठ को गॉड भी जरूर पनिश करेगा। जोसेफ के मौत के बाद उससे डरकर ही मैंने कंपनी भी छोड़ दी थी। फिर डिटेक्टिव सिड रॉमी से मिला। बोलो, कल रात 12 बजे के आसपास तुम कहाँ थे? मैं तो जायका रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। वहाँ की फिश करी राइस मुझे बहुत पसंद है। जोसेफ के बाद मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचा, इसलिए अब खाने पीने के लिए अकेले ही जाता हूँ। वैसे दयाल सेठ भी अच्छे आदमी थे। मुझे लगा नहीं था कि उन्होंने जोसेफ को मारा होगा। अब सच्चाई तो सिर्फ जोसेफ को ही पता। उसके बाद डिटेक्टिव सिड सतीश से मिला। बोलो, कल रात 12 बजे के आसपास तुम कहाँ थे? मैं तो 9 से 12 की मूवी देखने थिएटर गया था। वैसे मूवी भी काफी बोर थी। जोसेफ के खून के बाद मैं जानबूझकर उसी कंपनी में उसी पोस्ट पे लगा। मुझे पता लगाना था कि जोसेफ को आखिर किसने और क्यों मारा है, लेकिन मेरे हाथ कोई इंफॉर्मेशन या कोई सबूत नहीं लगा। डिटेक्टिव सिड को शक था कि इनमें से ही कोई झूठ बोल रहा है और इन्हीं में से ही किसी ने दयाल सेठ को मारा है। गार्ड को 12 बजे परछाई दिखी थी। इन दोनों को मारने वाला एक ही है। डिटेक्टिव सिड को फ्लोरेन की सीसीटीवी फुटेज मिली। फ्लोरेन बीमार थी, इसलिए तकरीबन 12 बजे वो हॉस्पिटल से निकली। वो तो उस वक्त कब्रिस्तान हो ही नहीं सकती। रॉमी की मिली सीसीटीवी फुटेज में भी वो 11:30 बजे रेस्टोरेंट जा रहा है और 12:30 बजे वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा है। अगर वो 1 घंटा रेस्टोरेंट में था तो वो भी कब्रिस्तान नहीं जा सकता। सतीश 9 से 12 मूवी देखने गया था। मूवी जल्द खत्म हुई तो वो 11:45 बजे बाहर निकला, लेकिन थिएटर से कब्रिस्तान का रास्ता 20 मिनट का है, यानी वो भी कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच सकता। अगर इन तीनों में से कोई भी 12 बजे कब्रिस्तान के पास नहीं था तो आखिर गार्ड्स ने किसे देखा? आपको क्या लगता है, किसने ये सारा प्लान किया है? कौन है जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है? वीडियो पॉज कीजिए, फिर से देखिए, लेकिन खूनी को खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। खूनी बहुत चालाक है, वो हमसे बचना चाहता है। जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। रोमी जायका रेस्टोरेंट में गया था। रोमी ने कहा उसे इस रेस्टोरेंट की फिश करी राइस बहुत पसंद है, लेकिन होटल के बैनर पर तो प्योर वेज का साइन है। यानी रोमी झूठ बोल रहा है, उसने होटल में खाना खाया ही नहीं है। रोमी ने अगर कुछ खाया नहीं तो वो इतना देर होटल में कर क्या रहा था? रोमी होटल में रुका ही नहीं होगा,
वो किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर दूसरे कपड़े और कोई गाड़ी लेकर कब्रिस्तान जाकर अपना काम करके आया। जानबूझकर गार्ड के सामने आकर उसने गवाह भी बनाए कि 12 बजे खूनी कब्रिस्तान था। सीसीटीवी पर उसने जानबूझकर ऐसा जताया कि वो 11:30 से 12:30 तक होटल पर ही था, ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। उसका प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा जाता ही है। पुलिस ने आखिर रॉमी को पकड़ लिया। वेज होटल में बैठकर फिश करी राइस खाएगा तू? तेरे नसीब में तो सिर्फ जेल की सूखी रोटी ही है। बोल, क्यों किया ये सब? पकड़े जाने के बाद रॉमी ने सारा सच उगल दिया। वो बताता हूँ। दयाल सेठ एम्प्लॉयज का फायदा उठाकर हीरो की स्मगलिंग किया करते थे। इस बारे में एक बार जोसेफ को पता चल गया, इसलिए दयाल सेठ और मैंने मिलकर जोसेफ को मारा था। इस बार दयाल सेठ के ऑफिस में 70 करोड़ के स्मगलिंग के हीरे आए थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने ऑफिस से उन हीरो की चोरी कर ली, लेकिन मुझे डर था कि अब दयाल सेठ मुझे मार देंगे, इसलिए मैंने जोसेफ का बदला दिखाकर दयाल सेठ को ही मार दिया। फिर भी कोई मुझ पर शक ना करे, इसलिए मैं जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज वाले रेस्टोरेंट में गया। मेरा असली मकसद तो सिर्फ 70 करोड़ के हीरे चोरी करने का था। आखिर डिटेक्टिव सिड ने कब्रिस्तान के मुर्दे का केस भी सॉल्व कर दिया।